Hello students, so we were talking about the reproduction in organisms, and in the previous chapter we were talking about the formation of gametes. ठीक है, तो आज उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं and we'll talk about the size of the gametes. So generally it has been observed कि जो मेल गैमेट होता है, okay, it is smaller in size and motile. It is smaller in size and it is motile. और जो फीमेल गैमेट होता है it is going to be, compared to the male gamete, it is going to be bigger and it is not going to be moving, it is going to be immotile. And immotile. So smaller and motile, that is the male gamete, and female gamete is bigger and immotile. Okay? Now दिस कंडीशन जहाँ पे मेल गैमेट की साइज अलग है, फीमेल गैमेट की साइज अलग है, मेल गैमेट मोटाइल है, फीमेल गैमेट इमोटाइल है, दिस कंडीशन इज नोन एज एनआइसोगेमी. इट इज नोन एज एनआइसोगेमी. ठीक है, बट देयर इज एन ऑर्गेनिज्म इन विच the male and female gamete are of the same size. Okay, so उस केस में we'll term it as isogamy. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उस ऑर्गेनिज्म का नाम, that is monocystis. In monocystis, male and female gamete are of same size. So if male and female gamete are of same size, we'll term that condition as isogamy. We'll term that condition as isogamy. ठीक है? Now let's talk about the sexuality in the organisms. So अगर sexuality in organisms की बात करें, there are organisms which have two genders, male and female both, जैसे कि earthworm, and there are organisms which have single gender, जैसे कि humans, higher animals. So if I talk about sexuality in organism, अगर उसकी बात करते हैं, so what do we observe is some of the organisms are unisexual, single gender, that is मेल या फिर फीमेल. Okay, and we have a term, we term them as unisexual. As unisexual. We have one more term we use for the organism with a single gender, male or female, that is, those are termed as dioecious. Dioecious animals कहा जाता है. ठीक है, और दूसरा ग्रुप किसका है? The animals consisting of both the genders. यहां पे लिखता हूं मैं both gender, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर. That means the organisms are both, they are male and female.
ठीक है। सो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है बाइसेक्शुअल। दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज बाइसेक्शुअल। दूसरे टर्म जो अपन यूज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी मोनोशियस, दैट टर्म्ड एज मोनोशियस या फिर हर्माफ्रोडाइट या फिर हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, मतलब देयर इज अ कैटेगरी ऑफ एनिमल विच इज बोथ मेल एंड फीमेल, तो वी टर्म इट एज बाइसेक्सुअल, मोनोशियस या फिर हर्माफ्रोडाइट। एंड देयर इज अनदर कैटेगरी जिसमें द एनिमल पोजेसेस अ सिंगल जेंडर, ईदर इट कैन बी मेल और फीमेल। अभी मैं और लिख देता हूं, और यहां पे मैंने क्या लिखा है, एंड, मतलब दोनों है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहां पे मैं लिखूंगा सिंगल जेंडर में ह्यूमन, फ्रॉग, कॉकरोच एंड नेरिस। ठीक है, ह्यूमन, फ्रॉग, कॉकरोच एंड नेरिस। और यहां पे अपन प्लेस करते हैं अर्थवॉर्म, एंड लीच। इसको प्लेस करेंगे अर्थवॉर्म एंड लीच को। तो आपको याद रखना है अर्थवॉर्म एंड लीच आर व्हाट, दे आर बाइसेक्सुअल, दे आर मोनोशियस, दे आर हर्माफ्रोडाइट, दे आर बोथ मेल एंड फीमेल। बल्कि ह्यूमंस, either the human can be male or female, a frog can be male or female, a cockroach can be male or female, and nereis can be male or female. ठीक है। now गैमेट ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हो, सो देयर शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ गैमेट। ठीक है, तो गैमेट ट्रांसफर की अगर मैं बात करता हूं, तो जो वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स लाइक फिश एंड एम्फीबियंस, वर्टिब्रेट्स लाइक फिश एंड एम्फीबियंस, ओके, इनके जो गैमेट्स होते हैं दे आर रिलीज्ड इन द वाटर डायरेक्टली। मतलब फिश एंड एम्फीबियंस डू नॉट पोजेस या फिर डू नॉट कंसिस्ट ऑफ स्पेशल ऑर्गन्स फॉर ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इनके पास नहीं होता है जो गैमेट को ट्रांसफर कर सके। सो वर्टिब्रेट्स लाइक फिश एंड एम्फीबियंस डू नॉट कंसिस्ट ऑफ स्पेशल ऑर्गन्स फॉर ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो इनके जो गैमेट्स होते हैं वो गैमेट सीधा डायरेक्टली पानी में रिलीज हो जाता है, और पानी वुड वर्क देयर एज अ मीडियम जिसके थ्रू इनके गैमेट्स ट्रेवल करके जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखे गए gametes are directly released in water. Gametes are directly released in water. No specialized organs for the transfer of gametes. पानी में रिलीज हो जाएगी। जैसे फ्रॉग की आप बात करते हो, तो फ्रॉग की केस में फ्रॉग भी अपने गैमेट्स को पानी में रिलीज कर देगा और फीमेल भी अपने गैमेट्स को पानी में रिलीज कर देगी। और पानी की फ्लो की वजह से अगर वो दोनों गैमेट्स मर्ज हो जाते हैं तो टेडपोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं तो द गैमेट्स आर गोइंग टू डाई। ठीक है, तो स्पेशलाइज कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो गैमेट्स को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, नाउ जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं,
in higher vertebrates, there is presence of special organ known as penis. In higher vertebrates, there is presence of special organ known as penis for transfer of gametes. ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो those are reptiles, birds and animals. as mammals. ठीक है. सो हायर वर्टिब्रेट्स के पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू, स्पेशल ऑर्गन का नाम क्या है? पेनिस, जिसके थ्रू क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होगा. ठीक है. सो द एग्जांपल्स आर रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स. ठीक है. इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं. यहां पे मैंने वर्टिब्रेट्स की बात करी दोनों केस में. अब अगर इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो इनवर्टिब्रेट जैसे कि अर्थवर्म आ गया. तो अर्थवर्म के केस में आपने पढ़ रखा है देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ पाउच दैट स्टोर्स द स्पर्म. स्पर्मेटिका होता है. ठीक है. तो लिखेंगे इन इनवर्टिब्रेट्स गैमेट्स ट्रांसफर्ड एंड कलेक्टेड इन gametes are transferred and collected in spermatheca. ठीक है. एग्जाम्पल अगर मैं लूं, सो देयर इज दिस अर्थवर्म आप पढ़ चुके हो एंड कॉकरोच. अर्थवर्म और कॉकरोच को आप यहां पे ले सकते हो एज एन एग्जाम्पल. ठीक है. नाउ तब होता क्या है कि ऑर्गेनिजम्स के पास ईदर देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ अ कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर, ईदर अ कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर मस्ट बी प्रेजेंट, ईदर अ copulatory structure must be present or gametes are released in water. Gametes are released in water. जैसे कि फ्रॉग है, फिश है, उनके केस में दे डू नॉट हैव अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर. तो उनके गैमेट्स कहाँ पे रिलीज होते हैं? वाटर में रिलीज होते हैं. बट इन द हायर एनिमल्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर. जैसे पेनिस की अगर बात कर रहे थे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? गैमेट्स का ट्रांसफर पेनिस के थ्रू होता है. बट अगर नहीं है तो गैमेट्स आर रिलीज्ड इन वाटर. ठीक है.
फ्रॉग की फिर से मैं बात कर लेता हूँ। फ्रॉग के केस में क्या होता है कि जो फ्रॉग होता है ना, जो मेल फ्रॉग होता है, इट कीप्स अ होल्ड। आपने आपने पढ़ा होगा कि उनके पास देयर आर पैड्स अवेलेबल इन दी हैंड, जो क्या करते हैं, फीमेल को पकड़ के रखते हैं, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस द फीमेल गेट्स एक्साइटेड एंड इट रिलीजेस द गैमेट्स। द मेल फ्रॉग कीप्स अ होल्ड ऑन द फीमेल टिल द फीमेल गेट्स एक्साइटेड एंड देयर इज द रिलीज ऑफ एग। और जब फीमेल से एग रिलीज करेगी उसी टाइम पे मेल फ्रॉग भी क्या करेगा, अपने स्पर्म को रिलीज कर देगा। यहां पे मैं लिखता हूं, मेल फ्रॉग होल्ड्स द फीमेल holds the female frog in water until female releases ova in water. Female releases ova in water. ठीक है, this process, the release of ova in water, that is known as spawning. It is known as spawning. ठीक है, वहां पे there is also release of the male gametes. ठीक है, दोनों गैमेट साथ में रिलीज हो रहे हैं। सो इट इज नोन एज स्पोनिंग प्रोसेस को कहा जाता है। जब फीमेल फ्रॉग अपने एग को रिलीज कर देगी और मेल फ्रॉग भी अपने एग को रिलीज कर देगा वाटर में, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पोनिंग। और यहाँ पे एक और चीज जो आपको याद रखनी है कि मैंने बोला मेल फ्रॉग होल्ड्स द फीमेल फ्रॉग, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्प्लेक्सिस। दिस इज नोन एज एम्प्लेक्सिस। ठीक है, सो फ्रॉग, मेल फ्रॉग जो फीमेल फ्रॉग को होल्ड करके रखेगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज एम्प्लेक्सिस। और जब फीमेल फ्रॉग एक्साइट हो जाएगी और जो एग को रिलीज करेगी उसी टाइम पे मेल भी अपने स्पर्म को रिलीज करेगा, सो दैट प्रोसेस नोन एज स्पॉनिंग। क्या कहा जाता है उस प्रोसेस को? स्पॉनिंग कहा जाता है। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन की बात करें, so fertilization is what? Fertilization is the sequence of events which leads to the process of fusion of male gametes. ठीक है, तो मैं लिखूंगा इट्स अ sequence of step or events is a sequence of events that brings both the gametes together, that brings both the gametes together. ठीक है, अब जब दोनों गैमेट साथ में आ जाएंगे तब क्या देखने को मिलेगा वहां पे? देयर इज syngamy, okay, which leads to the, so it's a sequence of events that brings the both the gametes together, which leads to fusion of gametes. ठीक है, गैमेट्स। ठीक है, तो यहां पे जब गैमेट फ्यूजन हो रहा है
तो मैं एक और टर्म दूंगा आपको, दैट इज सिनगेमी। क्या है? सिनगेमी। सो सिनगेमी की अगर मैं स्पेसिफिक बात करता हूं तो सिनगेमी इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट न्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट न्यूक्लियाई। ठीक है, जब न्यूक्लियाई फ्यूज होता है ना मेल और फीमेल गैमेट का, दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज सिनगेमी, व्हेन द न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज। ठीक है, so after syngamy what is going to happen? There is formation of diploid zygote. ठीक है, formation of diploid zygote takes place. क्या बनेगा? अब डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, डन। सो यहां पे भी ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन वी कैन डिफरेंशिएट एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो मैं रब करूंगा, external fertilization if the fertilization takes place outside the body, if fertilization occurs outside body, ठीक है, तो we term it as external fertilization। If the fertilization occurs outside the body, it is termed as external fertilizations, and the examples are frog है, earthworm है, frog, earthworm, then we have nereis। ठीक है, so these are the examples of external fertilization जिन animals में, जैसे मैंने frog की अभी बात करी थी, gametes रिलीज हो जाएगा, ओके, gametes रिलीज हो जाएगा, और तो बाहर फीमेल में भी gametes बाहर रिलीज हो जाएगा, दोनों का फिर फ्यूजन हो जाएगा, so that is known as external fertilization। ठीक है, we can also take the starfish। ठीक है, सिंपल एंड इजी। अगर फर्टिलाइजेशन बाहर की तरफ हो रहा है, बॉडी के बाहर, इन द ह्यूमन्स इट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी, तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। बट यहाँ पे बाहर की तरफ होगा तो इट इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें, so what do we have in the internal fertilization? So क्या लिखेंगे? If the fertilization occurs inside the body, if fertilization occurs inside female body, ठीक है, तो विल टर्म इट एज व्हाट? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जिसके एग्जांपल में तो आप पता है क्या लिख सकते हो? वी कैन पुट द रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स को लिख सकते हैं, बर्ड्स को लिख सकते हैं,
मैमल्स को प्लेस कर सकते हैं, इंसेक्ट्स को भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज डिफरेंशिएटिंग द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन है तो इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द एग्जांपल्स आर रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड इंसेक्ट्स। और अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उस केस में इट्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। द एग्जांपल्स आर फ्रॉग, अर्थवर्म, नेरिस एंड स्टारफिश, ठीक है। एक और चीज देखते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इन केस ऑफ लिजार्ड, डेजर्ट लिजार्ड करके है, अगर उस लिजार्ड को, बिकॉज द लिजार्ड स्टेज इन वेरी एडवर्स कंडीशन, काफी ड्राई डेजर्ट कंडीशन होती है ना, तो कभी कभी क्या होता है, जो फीमेल लिजार्ड होती है उसको मेल पार्टनर नहीं मिलता है फॉर रिप्रोडक्शन। तो उस केस में ये जो लिजार्ड है, ये जो डेजर्ट लिजार्ड है, ये क्या करती है, ये खुद जो एग प्रोड्यूस कर रही है ना, उस एग से नया लिजार्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द मेल गैमेट। Okay, so this such type of condition is known as parthenogenesis. That means if a new organism is developed without the participation of the male gamete, it is known as parthenogenesis. Parthenogenesis. So क्या लिखेंगे, formation of new organism without participation of male gamete. Formation of new organism without the participation of the male gamete, that is parthenogenesis. इसको मैं एक और तरीके से पुट कर सकता हूँ, I can put it as unfertilized eggs develop into new organism. Unfertilized egg develop into new organism, ठीक है। So both the cases they are termed as, it is termed as parthenogenesis. जो new organism बनेगा, है ना, तो ये new organism को कहा जाता है parthenote. It is termed as parthenote and it is going to look exactly like the mother. तो आप इसको clone भी बोल सकते हो, it's going to be a clone. एग्जैक्टली मदर के जैसा दिखेगा बिकॉज एग से डेवलप हुआ है, ठीक है। तो क्या याद रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ मेल गैमेट या फिर अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। सो द न्यू ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज अ पार्थेनोट या फिर उसे क्लोन भी बोल सकते हैं। इसमें वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, जो इसको दो टाइप से आप डिवाइड कर सकते हो। As incomplete it can be divided into two types. One of them is incomplete and another is complete parthenogenesis. So complete parthenogenesis is observed in Lesata. It's a desert, it's a Russian lizard. It is observed in Lesata, which is a Russian lizard. ठीक है। And incomplete
जो आपने पढ़ रखा है हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी मैकेनिज्म, इट इज ऑब्जर्व्ड इन हनी बीज, इट इज ऑब्जर्व्ड इन हनी बीज। ठीक है, तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, यहां पे मैं लिखता हूं किस में डेवलप होगा। अनफर्टिलाइज्ड एग जो है, अगर मैं बात करता हूं हनी बीज की, इफ आई टॉक अबाउट हनी बीज, the unfertilized egg would develop into male bee. It is going to develop into a male bee, जिसे कहा जाता है drones, that termed as drones। फिर अगर बात करते हैं लेसाटा की, रशियन लिजार्ड, तो लेसाटा के केस में जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है ना, वो डेवलप होता है इनटू अ फीमेल, इट डेवलप्स इनटू अ फीमेल। और अगर बात करें बोथ मेल एंड फीमेल में डेवलपमेंट होना, तो उसका एग्जांपल अपन लिखेंगे एफीड्स। एफीड्स, सो एफीड्स में क्या होगा, जो अनफर्टिलाइज होगा वो किस में कन्वर्ट होता है, तो इट कन्वर्ट्स इनटू बोथ मेल एंड फीमेल। बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, सो हनी बीज के केस में जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो बनता है मेल, लेसाटा के केस में जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है फीमेल, और जो एफिड्स है, एफिड्स के केस में जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो मेल भी बन सकता है और वो फीमेल्स भी बन सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट हो चुका है, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात कर लेते हैं। तो जायगोट बन चुका है, क्योंकि जायगोट का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन इवेंट में हुआ। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से अगर बात करें, सो जो जायगोट बन चुका है, इट इज सिंगल सेल एंड डिप्लॉयड। इट इज सिंगल सेल एंड डिप्लॉयड। अब इस जायगोट का क्या होने वाला है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये जायगोट माइटोसिस करेगा एंड दिस वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। तो अपन लिखेंगे जायगोट अंडरगोज माइटोसिस, ठीक है, एंड परफॉर्म व्हाट, एम्ब्रियोजेनेसिस। एंड परफॉर्म्स एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, सेल मल्टीप्लिकेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन टू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स। लिखेंगे अपन सेल मल्टीप्लिकेशन and cell differentiation to form different organs। ठीक है,
तो सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, सेल में डिफरेंशिएशन होगा. आई होप डिफरेंशिएशन का मतलब आप लोग को पता है. डिफरेंशिएशन होगा टू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स. सो दिस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस. ठीक है. नाउ ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस है ये कहां पे हो रहा है, वेयर इज इट टेकिंग प्लेस. तो मैं लिखता हूं ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, on the basis of embryonic development, animal can be categorized into three types. Animal can be categorized into थ्री टाइप्स. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, द सेल्स अंडरगोइंग मल्टीप्लिकेशन, द सेल अंडरगोइंग डिफरेंशिएशन, तो उसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स. आप एनिमल्स को कैटेगराइज कर देते हो तीन टाइप में. ठीक है. दैट इज गोइंग टू बी एग लेइंग. दोज आर, आई हैव टू रब इट डाउन. मैं रब करता हूं इस चीज को. तो तीन कैटेगरीज में अपन कर लेते हैं. सो वन इज गोइंग टू बी दी एग लेइंग. जो अंडे देते हैं. So we have a term for it, that is oviparous. क्या कहा जाता है उन्हें? ओवीपेरस कहा जाता है. अंडे देने वाले ऑर्गेनिजम्स को ओवीपेरस कहा जाता है. अगर इसका एग्जाम्पल लिखे, so there are bony fish, amphibians, bony fish, amphibians, reptiles, birds, and last में there are monotremes. Monotremes are interesting. ओके, इसका एग्जाम्पल आप लोग मुझे व्हाट्सएप करना. मोनोट्रीम्स के एग्जाम्पल में क्या आता है मैं बताता हूं. मोनोट्रीम्स क्या है? मोनोट्रीम्स आर they are egg laying mammals. Normally mammals do not lay eggs, but there's a group of organisms termed as monotremes. They are very few in number. Okay, those are termed as egg laying mammals. ठीक है. सो ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले. सो उनका डेवलपमेंट अंडे के अंदर होगा. योक अवेलेबल है जिसको दे वुड यूज इट अप एज ए न्यूट्रिशन. ठीक है. सो दोज आर ओविपेरस एनिमल. दूसरे एनिमल्स कौन सा होते हैं? गिव बर्थ to live young ones. Give birth to live young ones. They give birth to live young ones. ठीक है. Those live young ones are termed as juveniles. They're termed as juveniles. ठीक है. And they are named as viviparous. उन्हें viviparous कहा जाता है. तो एग्जाम्पल तो आपको बताइए viviparous का. Those are humans, है ना. और एग्जाम्पल में I'll put it as mammals, all the mammals. ठीक है. यहाँ पे मैंने एक नाम मेंशन किया मोनोट्रीम्स, which are egg laying mammals. So these are the exception cases जिसके एग्जाम्पल आप मुझे बताओगे कि मोनोट्रीम्स के एग्जाम्पल में कौन आता है. ठीक है. तो जनरली अ मैमल इज अ विविपेरस जो क्या करता है, which gives birth to a live young ones.
ठीक है, एंड दोज लाइव यंग वंस आर टर्म्ड एज juveniles, ठीक है. Then there is another category which give birth to live young ones and depends on yolk for nourishment. Gives birth to live young ones but depends on nourishment from yolk. मतलब yolk से इनको नरिशमेंट मिलेगा, ठीक है. एंड आपको याद रखना है देयर इज नो प्लेसेंटा. इस केस में देयर इज नो प्लेसेंटा और यहां पे मैं लिखूंगा विविपेरस में प्लेसेंटा प्रेजेंट, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू ही न्यूट्रिशन पास ऑन हो पाएगा. अब ये काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि इट गिव्स बर्थ टू लाइव यंग वंस बट डिपेंड्स ऑन नरिशमेंट फॉर द योक, नरिशमेंट फ्रॉम योक. तो यार योक तो अंडे के अंदर होता है ना, तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि जैसे कि शार्क की अगर बात करते हैं तो शार्क के जो एग्स होते हैं ना, वो एग्स उसकी बॉडी के अंदर होते हैं. ओके, द एग्स ऑफ द शार्क दे आर इनसाइड अ चैम्बर इन द बॉडी ऑफ द शार्क और उनका हैचिंग शार्क की बॉडी के अंदर होता है. मतलब जैसे आप मुर्गी की बात करते हो तो मुर्गी क्या करेगी, अंडा देगी, फिर अंडे के ऊपर बैठेगी और उसको हैच करेगी. शार्क के केस में क्या हो रहा है कि द एग इज स्टिल इनसाइड द बॉडी और उसका हैचिंग कहाँ होगा, बॉडी के अंदर होगा. गेटिंग द आइडिया. हैन के केस में जो एग होगा उसको मुर्गी अंडा देगी और उसके ऊपर बैठ के उसका हैचिंग करेगी. बट इन द केस ऑफ दिस एनिमल्स द एग which is formed, the fertilized egg which is formed remains inside the body and the hatching of the egg takes place inside the body. ठीक है, और हैचिंग हो जाने के बाद डायरेक्टली जो बेबी निकलेगा that is going to be a live young one, वो डायरेक्टली बेबी जो होगा वो मदर की बॉडी से बाहर आ जाएगा. तो इट वुड लुक एज इफ इट्स अ विविपेरस एनिमल, है ना, ऐसा लगेगा कि इट्स अ विविपेरस एनिमल बट इट इज नॉट. उसका हैचिंग का हुआ, एग का हैचिंग बॉडी के अंदर हुआ. तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ it gives birth to live young ones but depends on nourishment from the yolk. No placenta found. The animals are termed as ovoviviparous. Those animals are termed as ovoviviparous. ठीक है, so we have oviparous, we have viviparous and this is ovoviviparous. ठीक है, मतलब इसके पास इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक है. तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे लिखते हैं हैचिंग ऑफ एग occurs inside body. ठीक है, तो एग अगर अवेलेबल है तो एग के अंदर जो यॉक होगा वो नरिशमेंट का काम करेगा. ठीक है, so hatching of egg occurs inside body when hatching is completed the young one is released out of body. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें आ गई ना, इसकी भी आ गई कि हैचिंग हो रहा है और इसका भी आ गया. ठीक है, इसलिए वी टर्म इट एज ovoviviparous and the example of ovoviviparous is shark. Shark is the example of ovoviviparous animals. ठीक है, तो आपको in some of the snake also show ovoviviparous. ठीक है, so apart from shark and snake, if there are some other animals, you can drop me a message. आप मुझे व्हाट्सएप करके बताना कि दूसरे कौन से एनिमल्स ओवोविविपेरस होते हैं. और एक होमवर्क मैंने आपको ये दिया है कि मोनोट्रीम्स क्या होते हैं, ये आपको बताना है. मोनोट्रीम्स के एग्जाम्पल आप मुझे बताओगे. ठीक है,
सो क्लियर है. सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बेसिस पे वी हैव एग लेइंग एनिमल्स, वी हैव एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द लाइव यंग वंस, एंड वी हैव द एनिमल्स जो हैचिंग करेंगे बॉडी के अंदर और फिर यंग वंस को बॉडी के बाहर रिलीज कर देंगे. दूसरा टर्म्ड एज ओवो विवी पैरिस. शार्क एंड सम ऑफ द स्नेक्स आर द एग्जांपल. और कोई और एग्जांपल्स है, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज. ठीक है. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो ये जो जुवेनाइल्स, अगर मैं बात करूं अपने ह्यूमंस की बात करें, मैमल्स की बात करें, तो उन केस में जो जुवेनाइल्स अवेलेबल है, ये जुवेनाइल्स मैच्योर हो गए, दे वुड रीच द रिप्रोडक्टिव फेज. The juvenile would reach the reproductive phase where they would reproduce, they would have their offsprings, and then what? Then they would start aging. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करने लग जाएगा, एज करने लग जाएगा. सो यहां पे लिखेंगे रिप्रोडक्टिव फेज, और रिप्रोडक्टिव फेज के बाद क्या हो जाएगा, द ऑर्गेनिज्म वुड स्टार्ट एजिंग. So we have a term for it, that is senescence. That is senescence. ठीक है. So juvenile के बाद puberty, the reproductive phase, और reproductive phase के बाद there is old age, that is given as senescence, and then the person is going to die, the organism is going to die. ठीक है. सो ये पूरा जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा. डन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द होल चैप्टर इन डिटेल्स. सो मेक श्योर आप अच्छे से नोट्स बना दो, और नोट्स बनाने के बाद मुझे व्हाट्सएप कर दो. जो भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, जो भी टर्म्स मैंने यूज करे इस लेक्चर में, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर आप उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करो. ठीक है. वंस आप लेक्चर्स देख लेते हो ना, तो ये चीज मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, यू हैव टू गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक प्रॉपर्ली. मेक श्योर आप टेक्स्ट बुक को अच्छे से प्रिपेयर करो. ठीक है. तो फर्स्ट चीज आपको क्या करनी है, आप लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स देखने के बाद नोट्स बना लो, नोट्स बनाने के बाद वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसको टेक्स्ट बुक में से प्रीफर कर लो, अच्छे से पढ़ लो उस चीज को, और फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व एमसीक्यू. ठीक है. तो अगर आप इतनी चीजें ठीक से करोगे ना, तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में मजा आएगी, और आप अच्छे से, आपके आंसर्स भी काफी करेक्ट आएंगे. सो दिस इज गोइंग टू बूस्ट यू अप. ठीक है. सो we are done with the first chapter, that is reproduction in organism. In the next lecture I'll start with the new chapter. ठीक है. So I'll keep this much for the lecture. Thank you so much.